हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी सीरीज में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है आपका फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है और ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी इस टॉपिक को पढ़कर नहीं जाता। हम बार बार इसे रिवाइज करके भी जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आए फिर भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना हो और ना ही हम कोई जो क्वेश्चन ऐसा आए अगर इस टॉपिक से जो हमने पढ़ा है और अगर हम उसके बारे में भूल जाए तो हमें भूलने वाली चीज़ बिल्कुल भी हमारे सामने ना आए। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, जिससे कि हमारे हितों का संरक्षण होता है। क्लियर। दूसरी चीज़ क्वेश्चन बनता है कि जो आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और बाकी के जो अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार, फिर इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपके मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या है, वो ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट या संशोधन करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। जबकि अगर आपको कानूनी अधिकार में कोई संशोधन करना हो, चेंजेस लाने हो, तो उसके लिए आपको जनरली संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती। लेकिन कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपका कोई संविधान से अगर कोई कानून आपका बनाया जाए संविधान से रिलेटेड तो आपके संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब कोई कानून आपका एक्ट से रिलेटेड बनाया जाए, अधिनियम के माध्यम से बनाया जाए, तो आपके संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है समझने के लिए हमारा वो ये है कि मूल अधिकारों में अगर आपको संशोधन करना है तो हमेशा आपको क्या करना होगा, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट्स की जनरल जो इंट्रोडक्शन हमने देख ली। और एक और चीज़ याद रखें, अगर हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो है शोषण होता है तो हम उसके लिए सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए कई जो रिटें भी जारी करता है। तो ये हमने थोड़ा सा परिचय देख लिया कि आखिर जो मूल अधिकार है क्या। अब जो मेन चीज़ें हैं इसके बारे में जो हम एक एक करके पढ़ेंगे उसकी ओर आप ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूल अधिकार है इसका वर्णन आपके संविधान के कौन से भाग या पार्ट में दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 या भाग 3 में इसका वर्णन है और पार्ट 3 में इसका वर्णन है। और इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 जो कि आपके पार्ट 3 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मूल अधिकारों का वर्णन है। तो कई बार जो क्वेश्चन है आपका इसी पॉइंट से पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार लिए गए हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो वो लिए गए हैं आपके यूएसए से। तो यूएसए के संविधान से हमारे जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, एक शब्द है मैग्ना कार्टा। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारा संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, अब आप ऑब्वियस आंसर दे देंगे, हम पार्ट 3 के नाम से पढ़ रहे हैं तो पार्ट 3 ही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही। तो हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है, भाग 3 है, इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर ये मैग्ना कार्टा आखिर है क्या। तो अगर हम ब्रिटिश की ओर जाएं तो यह जो शब्द है मूलतः आपका ब्रिटिश से ही आया है। जो ब्रिटिश राजशाही लोग होते थे
वे अपने मजदूरों को, लेबरर्स को कुछ राइट्स देते थे, अधिकार देते थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो वहीं से ये शब्द हमारे संविधान में लिया गया है। और क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो पार्ट 3 में दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा जो पार्ट 3 है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब जो है मेन चीज़ हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसको हम ब्रॉडली क्लासीफाई या इनका जो है वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो हम एक एक करके हम इन्हें देखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं, पूरे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे उसके दौरान। तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन आर्टिकल में भी आपके ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें विशिष्ट मूल अधिकार या स्पेसिफिक फंडामेंटल कहा गया है, जो आपके आर्टिकल नंबर 14 से 32 तक है। तो आर्टिकल नंबर 14 टू जो आपके 32 आर्टिकल है, यहाँ लिख देती हूँ, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक। तो अनुच्छेद 14 से लेकर आपके जो अनुच्छेद 32 नंबर तक के जो आपके अनुच्छेद हैं, इन जो अनुच्छेदों में आपके संविधान के जो विशिष्ट उपबंध है मूल अधिकार से संबंधित दिए गए हैं। बाकी जो आपके अधिकार, मूल अधिकार बच गए, जैसे कि 12, 13 और 32 के बाद कौन सा है, 33, 34 और 35। इसमें आपके क्या दिया गया है, इसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित आपके जो उपबंध है वो दिए गए हैं। जबकि 14 से 32 जो आपके आर्टिकल हैं, इनमें विशिष्ट मूल अधिकार, स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखें। तो 14 से 32 में क्या दिए गए हैं, विशिष्ट मूल अधिकार। और इस साइड हम लिख लें आर्टिकल 12, 13 जो हमारे रह गए, और इस साइड हमारे कौन से रह गए, 33, 34 और 35, 33, 34, 35। तो ये हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं जो कि पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये इसका हम ऊपर से देख लेते हैं। आज हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेंगे कि हम इसको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत किस तरह वर्गीकृत करते हैं, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। तो आर्टिकल जो 12 है, अगर इसमें देखें तो इसमें आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है राज्य। तो आर्टिकल 12 में आपके राज्य की परिभाषा या स्टेट की जो डेफिनेशन जो है बताई गई है। उसके बाद आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, यानी कि संविधान से पहले जो निर्मित कानून थे और संविधान बनने के बाद जो कानून बनाए गए हैं, अगर वो आपके मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो वो आपके क्या कर दिया जाएंगे, उन्हें बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 13 जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को एक प्रोटेक्शन देता है, एक सुरक्षा की गारंटी देता है, किससे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि संविधान से पहले निर्मित कानूनों से और संविधान के बनने के बाद जो कानून बनाए गए हैं, अगर वो आपके मूल अधिकारों का हनन करेंगे तो उन्हें बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा, बिल्कुल शून्य या जीरो कर दिया जाएगा। तो ये हमारे मूल जो आर्टिकल 13 है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की गारंटी करता है। क्लियर? तो ये हमारे जो है दोनों आर्टिकल है, अगर हम इन्हें देखें तो ये आपके जो मूल अधिकार है, इनके संबंध में दिए गए जो उपबंध है उससे रिलेटेड है। अब जो आर्टिकल 14 टू 32 है, 14 से 32 जो अनुच्छेद हैं, जो कि जिनमें विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं, जिसे हम स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे भी आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ये मैं मिटा ही देती हूँ। उन्नीस, 30, 31 और 32।
क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका, अगर हम मूल अधिकार की बात करें, मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसमें हमें देखें तो जो आपके स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स है उसके अंतर्गत आपके जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे। पहली कैटेगरी ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। पहले आपकी 7 कैटेगरीज दी गई थी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, लेकिन आपका बाद में संशोधन हुआ कौन सा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ, जिसके बाद आपके जो 7 आपके मूल अधिकार थे, इन 7 मूल अधिकारों में से एक जो मूल अधिकार है वो आपका कट कर दिया गया, और फिर आपके कितने मूल अधिकार रह गए, केवल 6 रह गए। और ये जो आपका मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 31 में किया गया था। तो आर्टिकल जो 31 है, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार था, तो वो अब हमारा मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, तो इसे अब इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। और इस संपत्ति के अधिकार को अब जो आपका आर्टिकल नंबर 300A है उसमें डाल दिया गया है, जो अब आपका एक कानूनी अधिकार बन चुका है। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं, एक हट गया है। आर्टिकल 31 में आपका जो था संपत्ति का अधिकार 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो बाकी जो आपके 6 आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बच गए हैं, उसे हम एक एक करके पढ़ ले। तो आर्टिकल 14 to 38, इसमें आपके मूल जो है आपके बेसिक स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। और इसके अलावा जो 12, 13, 33, 34, 35 रह गए, इसमें जो उपबंध दिए गए हैं वो मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो उपबंध है, इनसे संबंधित उपबंध है, उसके बारे में इनमें बताया गया है। इनमें स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताया गया। स्पेसिफिक एफआरस या मूल अधिकार के बारे में केवल इन आर्टिकल्स में बताया गया है, जिसमें आपका पहला है प्रावधान, वो है आर्टिकल 14 से 18 तक लेकर। तो आप आर्टिकल नंबर 14 to 18 में बताया गया है आपके समता या समानता का अधिकार। तो आपके कानून के समक्ष, लॉज के समक्ष जो है आपके जो है सभी को इक्वलिटी मिलेगी, सब जो है आपके कानून के समक्ष जो है समान होंगे, उन्हें समानता मिलेगी। तो इसके बारे में आपका कहा गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसके बाद आपका दूसरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, इसमें आपके बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट टू फ्रीडम। क्लियर। उसके बाद है आर्टिकल 23, 24, इसमें आपका बताया गया है किसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक एक चीज अभी साथ साथ क्लियर करते जाए, ताकि आगे जो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 25 to 28, 25 से 28 जो आपका अनुच्छेद है, इसमें बताया गया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आर्टिकल 29 to 30, तो 29 से जो 30 नंबर 29 और 30 जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है आपके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब
राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो ये आपका बताया गया है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। और उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 32, और आर्टिकल नंबर 32 में क्या बताया गया है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो किसके द्वारा कहा गया था, वो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। क्लियर। तो आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, इसमें आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहा गया है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हो गए हमारे 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्लासीफाई इनको करते हैं। तो आर्टिकल 12, 13, 14 से लेकर 32 ये हमने पढ़ लिया है। अब जो रह गए हैं हमारे 33, 34 और 35 आर्टिकल्स, जिसमें आपके मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखे हैं, अब चलिए यहाँ लिख लेते हैं, लिख मिटा देती हूँ, अब आपने लिख तो लिया ही होगा। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 33 है, इसमें कहा गया है कि जो आपकी सेना होगी, पुलिस, सुरक्षा बल होंगे, आर्मी, पुलिस, सुरक्षा बल, उसके बाद आपके जो इंटेलिजेंस होती है, तो इनके जो आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, इनको जो आपके मूल अधिकार दिए जाएंगे, इनको लिमिट करने की, इनको सीमित करने की जो आपकी शक्ति होगी, वो किसके पास होगी, आपकी संसद या पार्लियामेंट के पास होगी। तो सेवा, पुलिस, सुरक्षा बल या जो इंटेलिजेंस है, उनके पास जो मूल अधिकार होंगे, तो उनको सीमित या लिमिट करने की शक्ति आपके किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया है। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि अगर आपका जो है मार्शल लॉ, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, सेना विधि, तो मार्शल लॉ या सेना विधि अगर लागू हो जाए, तो मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में जो मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को लिमिट किया जाएगा, उसे सीमित करने की शक्ति किसके पास होगी, सेम पार्लियामेंट या संसद के पास ही होगी। तो ये आपका कहा गया है आर्टिकल नंबर 34 में। उसके बाद आपका लास्ट आर्टिकल जो बचा है वो है आर्टिकल 35। इसमें कहा गया है कि पूरा जो आपका पार्ट 3 है, भाग 3 है आपका संविधान के अंतर्गत, इसमें अगर आपके मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए जो आपका कोई क्राइम होता है, किसी भी प्रकार का अगर आपका क्राइम होता है, अब आर्टिकल भाग 3 के संरक्षण के अंतर्गत, तो किसी भी प्रकार का अगर क्राइम होगा, तो उसके लिए, उस क्राइम के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा, विधि बनाई जाएगी, तो उसके लिए जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किसके पास होगी, पार्लियामेंट या संसद के द्वारा पास होगी। तो पार्लियामेंट या संसद के पास क्या शक्ति है कि आर्टिकल जो आपका भाग 3 है, भाग 3 के में जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, इनके संरक्षण के अंतर्गत अगर आपका कोई ऐसा कार्य होता है जो कि क्राइम है, जो कि क्राइम है आपका कानून के समक्ष, तो उस क्राइम के, उस कार्य के लिए जो आपकी विधि या कानून बनाई जाएगी, उसके लिए जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। यही जो है आपका कानून या विधि बनाएगी जो कि उस कार्य के लिए, उस क्राइम के लिए एक सज़ा होगी। क्लियर। तो आर्टिकल 35 में भाग 3 क्या कहा गया है कि भाग 3 के अंतर्गत अगर कोई भी जो क्राइम है वो सिद्ध होता है किसी मूल अधिकार के हनन के लिए, तो उसका जो कानून या लॉ बनाने की जो आपकी सर्वोच्च शक्ति पार्लियामेंट के पास है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आज हमने इसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया है, वर्गीकृत किया है कि ये मूल अधिकार आखिर है क्या। तो एक हमने थोड़ी इसके बारे में समझ बैठा ली है। अगली वीडियो से हम इसे डिटेल में एक एक करके एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे।
पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई हो। नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, अगर आप मुझसे ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टा के माध्यम से जुड़ना चाहें तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पर दक्षता अकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।